स्वागत है आपका बीपीएससी के मेंस के पेपर एक्सप्लेनेशन में। पहला पेपर हो चुका है। मुझे बताने में बहुत हर्ष हो रहा है कि इस पहले पेपर में हिस्ट्री, कल्चर और आईआर के सेक्शन से ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो हमारे शॉर्ट टर्म मेंस ओरिएंटेशन प्रोग्राम से नहीं आया। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, संथाल, पटना कलम, मौर्यकालीन कला, स्थापत्य कला, चंपारण से लेकर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश नीतियां, ये सारी चीजें 19वीं शताब्दी में पश्चिमी शिक्षा, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य, इतने सारे प्रश्न हैं। अगर आप उठा करके देखें तो यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई हैं। मतलब आर्ट एंड कल्चर में यहाँ पर वही पाल, मधोनी से लेकर के कला, संस्कृति, ब्रिटिश शासन, बंगाल पर प्रतिक्रिया, राष्ट्रवाद, समाज सुधार आंदोलन, राष्ट्रवाद के चरण, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वगैरह। इनफैक्ट कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार कराए, न सिर्फ टॉपिक तैयार कराए, मेंस में जितने भी प्रश्न आए हैं वो सारे प्रश्न इस बुकलेट से, मेंस के बुकलेट से आप देख सकते हैं। हर प्रश्न का उत्तर इसमें शामिल है। बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो एक, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हार के बाद विपक्षी दलों और गठबंधन की राजनीति की दिशा। ध्यान दीजिएगा, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स के साथ साथ ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ा है। इसमें ये चीजें दी हुई हैं। हालांकि इसमें सिर्फ गठबंधन की राजनीति दी हुई है। अब इसमें आपको जोड़ना है कि दिल्ली की विधानसभा के हार के बाद विपक्ष बिखरा हुआ है, इंडिया गठबंधन टूट के कगार पे है, सभी विपक्षी दल अपने अपने राह और मौके तलाश रहे हैं और विपक्ष की एक सशक्त भूमिका सामने नहीं आ रही है। केरल में और बंगाल में इंडिया गठबंधन के अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं। यहां तक कि बिहार में भी इंडिया गठबंधन अलग रूप में सामने आ रहा है। यही 5 पॉइंट और जोड़ना है। एकदम आसान सा सवाल था, कहीं कुछ नहीं। कहने का मतलब है कि सिर्फ विपक्षी दल और गठबंधन को आम आदमी पार्टी मतलब दिल्ली के विधानसभा चुनाव से जोड़ना था। अगला देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसके कारण और वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पर। ये 3 साल से टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक को भी कई बार डिस्कस किया है। बताने की जरूरत नहीं कि रूस यूक्रेन युद्ध ने विश्व की राजनीति को अलग अलग खेमे में बांट दिया है। पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप अलग है। ट्रंप के आने के बाद की स्थिति अलग बदली है। भारत जैसे देशों की भूमिका भी अलग रूप में आई है। यूएन की भूमिका निष्प्रभावी हो चुकी है और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सशस्त्रीकरण, गुटबंदी, गुप्त संधि, समझौते का दौर जारी दिख रहा है। ट्रंप 2 के आने के बाद परिस्थितियां बदली थी कि युद्ध बंद हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। इनफैक्ट रूस और यूक्रेन के युद्ध के मुद्दे के ऊपर अमेरिका और यूरोप के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ने एकाएक रूस यूक्रेन युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया, रूस के साथ सहभागिता बढ़ रही है। वहीं यूरोप में पश्चिमी यूरोप मजबूती के साथ यूक्रेन के साथ खड़ा है। एक नया समीकरण बन रहा है कि अगर कहीं अमेरिका, रूस और चीन एक साथ हो गए तो पूरे विश्व की राजनीति प्रभावित हो सकती है। इतनी सारी चीजें जोड़नी। वास्तविकता ये है ना कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की नीति और ये ट्रंप वाली बात दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ट्रंप के आने के बाद से दुनिया कैसे बदली है उसकी चर्चा करेंगे। एक और भी है, कुंभ मेला के बारे में पूछा है और फिर जाति आधारित जनगणना के बारे में। ये भी इस क्वेश्चन में है कि जाति आधारित कुंभ मेला के बारे में बताते हैं। जाति आधारित जनगणना अस्मिताओं को जन्म दे रही है। नए क्षेत्रीय दल उभरने की संभावनाएं दिख रही हैं। नए नेतृत्व उभरने की प्रवृत्ति दिख रही है। सकारात्मक अर्थों में सामाजिक सशक्तिकरण में बाधक हो सकता है, नकारात्मक अर्थों में एक नई क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, जाति आधारित राजनीति जन्म ले सकती है। ध्यान रखिए, मैंने कई बार बोला है कि इस तरह के प्रश्नों में वास्तविकता अलग होती है और आपको लिखना अलग होता है। आप वास्तविकता नहीं लिख सकते हैं, आपको वही चिकनी चुपड़ी बातें लिखनी होगी, थोड़ा सकारात्मक, थोड़ा नकारात्मक। आगे देखिए, ट्रंप की विदेश नीति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैसा होगा। उत्तराखंड का कॉमन सिविल कोड और राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछा है मणिपुर में। अब देखिए, यहां पर भी कॉमन सिविल कोड इस पॉलिटी, जी हाँ पॉलिटी बोल रहा हूं, एक स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया है,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम की किताब में पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। उत्तराखंड का कॉमन सिविल कोड और मणिपुर की घटना, मैं आपको यही थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। ये देखिए मणिपुर में संघर्ष, पूरा मैंने अपने हैंड रिटन किया है। मणिपुर में संघर्ष, मणिपुर में संघर्ष के कारण उसको डिस्कस किया है सारे पॉइंट्स में। मणिपुर में संघर्ष के कारण के बाद पूर्वोत्तर में हिंसा और उग्रवाद के कारण, फिर डीप स्टेट की भूमिका, हिंसा का प्रभाव, समाधान कैसे, और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ठीक उसी तरह नई वैश्विक व्यवस्था और भारत, ट्रंप के आने के बाद से वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदल रहा है, अमेरिकी नीतियों में कैसे असर देख रहा है, सहयोग के साथ सामंजस्य, ट्रंप की नीतियां कई परिस्थितियों, अमेरिकी सहायता कार्यक्रम, बात व्यापारिक संबंध की है, ग्रीनलैंड कनाडा की है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की है, रूस यूक्रेन युद्ध की है, रूस चीन और अमेरिका के दोस्ताना व्यवहार की है, वगैरह वगैरह। यहां भी देखिए, अगर आपने आईआर के इस क्वेश्चन को देखा होगा तो हमने यहाँ पर कुछ खास चीजें डिस्कस की हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो डिस्कस किया गया है इसमें देखिए किस तरह की चीजें उभर के सामने आई हैं। ये देखिए, एक तो भारतीय विदेश नीति रहा ही है, यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो एक ये है ट्रंप 2 का प्रभाव। मणिपुर डिस्कस किया है और ये म्यांमार बांग्लादेश तो है ही है, लेकिन ये दो चीजें हैं क्रिया प्रतिक्रिया। टारगेट किया था डीप स्टेट, विदेशी सहायता, लेकिन आया सिर्फ ट्रंप 2, आना ही था। आईआर में वही प्रश्न आते हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे प्रश्न फंस गए, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं और इनका उत्तर भी ऐसे ही लिखना होता है। सबसे बड़ी बात, अगर आपने इसके ऊपर ये सारी चीजें टू द पॉइंट क्लियर नहीं की, मसलन अगर प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि जातिगत जनगणना, तो यहां पर आपके पास 5 पॉइंट पॉजिटिव होनी चाहिए, 5 पॉइंट नेगेटिव होनी चाहिए, तभी बैलेंस अप्रोच होगा। अगर सच्चाई तो यह है कि यहां भी कोई पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है, नए नए नेतृत्व बनेंगे, हर जाति अपना कोटा मांगेंगे, आरक्षण की राजनीति को आगे बढ़ाने की बात मानेंगे, आरोप प्रत्यारोप होगा, सौदेबाजी होगा और लोकतंत्र के जातिकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। ये 5 पॉइंट है। हाँ, लिखने के लिए आप कह सकते हैं विकासात्मक योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाएगा, वंचित तबकों का सशक्तिकरण किया जाएगा, सामाजिक न्याय की परिकल्पना सामने ला जाएगी, फलाना ठिकाना। ये बैलेंस बना के लिखना होता है। तो सारे सवाल नॉर्मल आए हुए हैं, कहीं भी कुछ भी परेशान होने की जरूरत मुझे तो पेपर में नहीं दिखाई देती है। बाकी स्टैटिस्टिक्स है, वन नेशन वन इलेक्शन का भी ये पुराना प्रश्न आ चुका है। क्षेत्रीय दलों की आपत्ति लगातार इसके ऊपर हो रही है, ये भी प्रश्न डिस्कस किया जा चुका है। और यहाँ पर जो एक भारतीय राजनीति समाज में महिला सहभागिता, महिला आरक्षण अधिनियम पर प्रकाश डालते हुए क्रियान्वयन से भारतीय समाज में क्या परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, ध्यान रखिएगा। यहां पर भी देखिए, इस प्रश्न को डिस्कस करते वक्त ये बात यहां पर बताई गई थी कि अगर सवाल आता है यहां पर हाँ, कि सारी चीजें उभर करके सामने आ रही हैं कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय दल के विरोध के कारणों के पीछे कुछ खास ठोस कारण है। क्या ठोस कारण है यहाँ पर कि महिला आरक्षण विधेयक कहीं ना कहीं सशक्त पुरुषों के, पत्नियों के संसद और विधानसभा में जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों को डर है कि इसका फायदा राष्ट्रीय दल उठाएंगे या अगड़ी जाति वाले, वो इसका विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर भारतीय समाज में होने वाले राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन, मैं फिर यहाँ कहना चाहूंगा कि बस ये टॉपिक बदल रहा है। यहां भी देखिएगा, ये ऐसे में भी डिस्कस किया जा चुका है। महिला आरक्षण होगा तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे उठेंगे, महिला विकासात्मक नीतियों को बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा, महिलाओं से जुड़े हुए संवेदनशील परिस्थितियों पर अच्छे तरीके से विचार विमर्श होगा, लागू हो सकेगा और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधित्व जुड़े हुए मुद्दों को उठाने में
लागू करने में सहायक होता है। ये पॉजिटिव चीज है। निगेटिव चीजों में आवश्यक नहीं है कि महिला आरक्षण महिला सशक्तिकरण को जन्म दे सकता है। भारत में अभी भी 80% महिलाएं सामाजिक रूप से वंचित हैं और उनके सशक्तिकरण हेतु जितनी योजनाएं हैं वो ठीक ढंग से प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पा रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। खासकर भारत में प्रत्येक विषय पर जातिवादी मानसिकता प्रभावी है और इसका प्रभाव महिला आरक्षण विधेयक पर भी देखा जाता है। बांग्लादेश का उदाहरण हमारे सामने है, जहां पर 1/3 से ज्यादा महिलाओं के उत्तराधिकारी होने पर, महिलाओं के रिप्रेजेंटेटिव होने के पर भी सबसे ज्यादा महिला अपराध बांग्लादेश में दिखाई देते हैं। दक्षिण अफ्रीकी जैसे कई देश इसके उदाहरणों के प्रतीक है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज को जागरूक बनाया जाए, समाज को अवेयर बनाया जाए, समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और भागीदारी बनाई जाए और एक समग्र दृष्टिकोण का विकास किया जाए। तब जाकर के सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण एक दूसरे के पूरक सिद्ध होंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हम इन पे एक समानांतर समझ को विकसित करें। फिर भी महिला आरक्षण विधेयक महिला सशक्तिकरण में एक प्रगति का सूचक है, वगैरह वगैरह। इस अप्रोच से चीजों को लिखना होगा। ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं होने वाला है भारत के समाज में, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, लेकिन जब आप चीजों को लिखते हैं ना तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करेंगे। यही अप्रोच है और यही मेंस आंसर राइटिंग टेक्निक का प्रोसेस। अगर आपको याद होगा तो ये सारी चीजें आप इसको उठा करके देखें, ये उसमें मेंशन है। इस पे अगर फॉर्मेट भी अगर आपने 1-2 बार भी पढ़ा होगा इसको, तो उसमें ये चीजें मेंशन की गई है और ये बात मैंने मेंस आंसर राइटिंग की किताब में भी लिखी है और यही बात मैंने यहाँ पॉलिटी की किताब में भी लिखा है। महिला आरक्षण के तात्पर्य 1 नेशन 1 इलेक्शन और रीजनल पार्टी मिला सकते हैं, टैली कर सकते हैं। तो ये कहना कि हमारे सारे प्रश्न फंस गए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न सारे नॉर्मल हैं, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने इससे 2 कदम आगे बढ़ करके चर्चा या किया था, जैसे टिकुली कला, ये सारे सेक्शन तैयार किए थे कि किसी भी तरह के टफ पेपर आ जाए हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बात उसकी हो या बात आईआर की इतनी सारी चीजें हो या फिर उसी तरह आपके सोशल एस्पेक्ट की हो, ज्योग्राफी की हो या इन्वायरमेंट की हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हो। अभी सेकंड पेपर होना है तो देखते हैं, यहां भी सारे सवाल फंसेंगे। ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं फंस सकते, सवाल वही आते हैं, लेकिन मूल बात है कि आप चीजों को लिखते कैसे हैं और आप चीजों को प्रेजेंट कैसे। तो देखने में एकदम आसान सा लगने वाला सवाल है, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे ना और चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तब आपके समझ में आएगा। अगर आपने समाजवाद, आपने सामाजिक न्याय, आपने बहुजनवाद, आपने सेकुलरिज्म जैसे जितने भी छोटे छोटे मानदंड हैं क्षेत्रीय दलों से, वो लोग इसके विरोध में क्यों हैं, अगर वो एंगल नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे। यहां पर भी अगर आप देखिए, राष्ट्रपति मणिपुर की पूरी घटना के बाद किस तरह बेबस होकर वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और अभी की स्थिति को नहीं जोड़ेंगे तो यहां भी नंबर नहीं मिलेंगे। फिर उसी तरह उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के कुछ नियम्स बनाए गए हैं और उनका आपने समग्रता से मूल्यांकन नहीं किया तो यहां भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक उसी तरह यहां पर ट्रंप के आने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर सिनेरियो कैसे चल रहा है, इस प्रश्न पर मैंने अपना अच्छा खासा समय गुजारा और हर एंगल पर मैंने 10-10 पॉइंट्स लिखे। भारत, रूस, चीन की जुगलबंदी का प्रभाव कैसे, क्या। अगर ये प्रश्न, हमारे सारे बच्चों के पास यह नोट्स है, अगर ये प्रश्न बच्चे लिख के आते हैं तो मुझे लग रहा है कि 90% नंबर इस सेक्शन में तो उठा ही सकते हैं। तो यहां भी ये प्रश्न आना ही था, न आने का कोई प्रश्न ही नहीं था। और ये तो पिटा हुआ प्रश्न है, कास्ट बेस्ड सेंसस। बिहार जिन चीजों से दुष्प्रभावित होता है उन दुष्प्रभाव में क्या, इस चीज को हम लोगों ने ऐसे के लिए तैयार किया था कि कुंभ मेला का क्या प्रतीक है, भारत की संस्कृति में कुंभ मेला का क्या महत्व है, कैसे है कुंभ सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक कैसे है। कुंभ के माध्यम से पता लगा कि भारत एक है, भारत एक सांस्कृतिक राज है, भारत सांस्कृतिक रूप से एक है, भारत में विविधता में एकता भी है और भारत में वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे सामने दिख रही है। हजारों लाखों सालों की परंपरा
जीवंत रूप में देखी, ऐसा समागम, ऐसा संगम, ऐसा परिदृश्य दुनिया की किसी सभ्यता में नहीं है। दैनिक जागरण उठा के देखे तो सैकड़ों लेख इस प्रवृत्ति के हैं, वही चीजें उठा के देखना। और यही चीजें यूपी में भी इंपॉर्टेंट है इस बार के एसे में। हम लोगों ने इसको एसे के लिए टारगेट किया था, लेकिन ये जीएस में आ गया, आना ही था, चाहे जिस रूप में लेकर के आए। तो सारे सवाल नॉर्मल हैं और सारे ऐसे ही सवाल आते हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आपने टू द पॉइंट चीजों को कैसे लिखा, सारे फैक्ट, फिगर, डाटा, रिपोर्ट्स आपने कैसे शामिल किए, एनालिसिस कैसे किया, आपके लिखने का क्रम कैसा है, वगैरह वगैरह। अगर आपने एक बार भी हमारी इन सारी पुस्तकों को देखा होता, बात चाहे मेंस आंसर राइटिंग की हो, बात चाहे ये उत्तर कैसे लिखी की हो, बात चाहे आपका इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम की हो, बात चाहे हिस्ट्री की हो, मैंने एक एक शब्द पर काम किया है। एक भी प्रश्न इसके दायरे से नहीं आता। अब देखते हैं सेकंड पेपर क्या गुल खिलाता है। ओके।